नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है फ्रेंड्स कि सीटेट का एग्ज़ाम आपका जनवरी 2024 में होने जा रहा है। तो उसके लिए हमने आपके लिए EVS के थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट क्लासेस शुरू कर दी हैं, जिसका आज हम सेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम इसके दो सेट यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने सेट नहीं देखे हैं वो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, सीटेट 2024 जनवरी के नाम से आप जाकर देख सकते हैं, वरना हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, सेशन यदि पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। बहुत ही मेहनत से कंटेंट तैयार किया है फ्रेंड्स। आप इसको देखेंगे वीडियो को पूरा तो देख के आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ, कंटेंट में मेहनत की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं। तो ये दिया गया है, चील, बाज और गिद्ध की देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा ये जो चील होती है, बाज और गिद्ध होती है, इनकी क्षमता सामान्य मनुष्य की क्षमता से लगभग 4 गुना अधिक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 गुना ज़्यादा होती है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और चील की पूंछ खांचे वाली होती है। ठीक है, हुक की तरह होती है चील की पूंछ। ऐसे बनी होती है, इस तरह से। गिद्ध पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है फ्रेंड्स? जो मरे हुए जीव होते हैं उनको गिद्ध खाते हैं, तो इससे क्या होता है? पृथ्वी की सफाई हो जाती है। इसलिए गिद्ध को बोला गया है पृथ्वी के अपमार्जक, यानी डिटर्जेंट होते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। फ्रेंड्स, इसी के बेस्ड पर एक क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, मैं मरे जानवर खाकर मैं एक जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है पहेली के रूप में। ठीक है, ये NCERT की बुक में दिया गया है और सारे ही क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। थ्योरी प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आज हमने। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, आप देखिए सेशन को पूरा, आपको खुद फील होगा। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौआ, कबूतर, कटफोड़ा या गिद्ध। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बताइए फ्रेंड्स फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, किसको बताया था हमने अपमार्जक? गिद्ध को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। सुनीता विलियम्स व कल्पना चावला। फ्रेंड्स, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला के बारे में आपने सुन रखा होगा पहले ही। देख लेते हैं इनके बारे में क्या दिया है। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी फ्रेंड्स, ये सबसे पहले। ठीक है, 2007 में सुनीता विलियम्स ने, पेन ले लेते हैं फ्रेंड्स, 2007 में सुनीता विलियम्स ने स्काई में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है फ्रेंड्स, स्काई में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। किसने? सुनीता विलियम्स ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। स्पेस में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहे
और वहाँ पानी भी नहीं रुकता था। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ की। फ्रेंड्स आपको बता देते हैं कि क्या हुआ था। इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। जब ये स्पेस में गई थी तो इन्होंने बताया कि वहाँ पर पानी भी नहीं रुकता, इधर उधर तैरता रहता है पानी भी। ठीक है, तो यदि मुंह धुलना है तो कैसे करेंगे? तो हवा में जैसे उसके बुलबुले उड़ते रहते हैं पानी के या भाप, उसको पकड़ के अपना मुंह धुलना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। ठीक है, स्पेस में 195 दिनों तक ये वहाँ पे रही थी। 195 दिन मतलब कितने बैठते हैं? लगभग ये बैठते हैं 6 महीने से अधिक बैठते हैं। ठीक है, आप कर लेंगे। और इन्होंने फ्रेंड्स ये भी बताया था कि वहाँ ये लोग खुद भी हवा में उड़ते रहते थे, तो एक दूसरे को सोने के लिए भी बेल्ट से इनको बांधना पड़ता था। और बाल में कंघी लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हवा में उड़ते रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिया है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वाहिदा प्रिज्म, कर्नम मलेश्वरी, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। फ्रेंड्स थ्योरी आप पढ़ लेंगे, ये क्लास कर लेंगे आप पूरी, आपको कुछ भी इससे अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा कंटेंट बनाया है आपके लिए मेहनत से कि कंटेंट आप पढ़ेंगे, आंसर तुरंत आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको ध्यान से है और पूरी वीडियो आपको देखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने बनाया था रिकॉर्ड 6 महीने से अधिक अंतरिक्ष में रहने का? सुनीता विलियम्स ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। बताइए कितने यूनियन टेरिटरीज हैं अभी वर्तमान में? 8। कौन कौन से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स आप में से किसी को पता है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को कब विलय किया गया एक साथ? किसी को पता है डेट तो बताइए, कब किया गया था? पता है किसी को? 26 जनवरी 2020 को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बनाया गया था अलग अलग, कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपके पेपर में। चलिए और देख लेते हैं आगे। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के बाद आपका दिया है लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, हो गए ना 8 पूरे। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने मेंशन भी कर दिया है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 यूटी जम्मू कश्मीर व लद्दाख में बदल दिया गया था। ठीक है, और सेकंड पॉइंट दिया गया है आपका 26 जनवरी 2020 में। ठीक है, 2 यूटी कौन कौन से? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय हो गया था, इनको जोड़कर एक ही बना दिया था। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है आपका, इसी में है वो लेह लद्दाख दिया गया है, इसी का सब टॉपिक है। लेह लद्दाख के बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। फ्रेंड्स बहुत ठंड होती है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। ठीक है, छम नृत्य और जाबरो नृत्य वहाँ प्रमुख हैं लद्दाख में, छम और जाबरो। ठीक है, 1 या 2 फ्लोर के पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 या 2 फ्लोर के पत्थर के मकान बनाए जाते हैं। छत और फर्श लकड़ी के बने होते हैं। मकान की छत और फर्श वहाँ लकड़ी के बनाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। छतें समतल होती हैं। ठीक है, यहाँ लकड़ी के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। लकड़ी का जो तना होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
दीवार मिट्टी की, उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। मिट्टी की दीवार बनाते हैं, उस पर चूने की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है। लद्दाख में कम बारिश होती है फ्रेंड्स, बहुत ही कम बारिश वहाँ होती है लद्दाख में। और जो वहाँ के जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे वहाँ नहीं पाए जाते। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये बात। ग्राउंड फ्लोर में जानवर रखते हैं। क्या करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में तो ये लोग खुद रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर में रखते हैं जानवरों को। ठीक है। गर्मियों में लेह लद्दाख के लोग फल व सब्जी को सुखा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि जब उन्हें फल व सब्जी नहीं मिलती है तो उसी सूखी हुई फल सब्जी का वो खाना बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। ठंडे दिनों में जब फल सब्जी नहीं मिल पाती तो उसका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। लद्दाख में कद्दू, लाल मिर्ची, नारंगी, सुनहरे पीले भुट्टे मिलते हैं। ये पूछा जा चुका है सुनहरे पीले भुट्टे के बारे में, याद रखेंगे। ठीक है। कद्दू, लाल मिर्ची, नारंगी और सुनहरे पीले भुट्टे कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में। पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह द्रास के नाम से है। कहाँ पड़ती है? ये लद्दाख में ही सबसे ठंडी जगह है जो बसी हुई है, जहाँ पे बसापत है, जहाँ लोग रहते हैं। ठीक है। बसी हुई जगह मतलब जहाँ लोग रहते हैं, उस जगह का नाम है द्रास, जो कि लद्दाख में पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। लद्दाख में चांगथांग लगभग 5000 मीटर, ये 2 बार टाइप हो गया है, चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां सांस लेना भी मुश्किल है। ठीक है। ये चांगथांग क्या है? एक पठार है फ्रेंड्स। ठीक है। ये पठार यहाँ था, टाइपिंग में छूट गया है, पठार। जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है, जिससे सर दर्द वह कमजोरी महसूस होती है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, केवल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, केवल पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब सर्दी में 0 डिग्री तापमान से भी बहुत कम हो जाते हैं और हवा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ की बात कर रहे हैं? चांगथांग पठार की बात चल रही है लद्दाख में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। चांगपा जनजाति लद्दाख के पहाड़ों पर रहती है। चांगपा जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स लद्दाख के पहाड़ों पर। इसमें केवल 5000 लोग हैं, 5000 लोग ही हैं इसके अंदर। यह लोग हमेशा अपनी भेड़ बकरी के झुंड के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है। इन जानवरों से उन्हें अपनी ज़रूरत का सामान मिलता है। क्या मिलता है? थोड़ा देख लेते हैं आगे। क्या मिलता है? दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन मिलती है। ठीक है। भेड़ बकरी ही इनकी पूंजी है, इसी को अपनी ये संपत्ति मानते हैं। जैसे हम लोग का क्या है कि किसी के पास गाड़ी है, घोड़ा है, तो यही हमारी संपत्ति होती है। इसी तरह से ये लोग भेड़ बकरी को ही अपनी धन संपत्ति समझते हैं। जितनी ज़्यादा भेड़ बकरी होंगी, परिवार का स्तर उतना ही ऊंचा समझा जाता है। किसी के पास ज़्यादा भेड़ बकरी हैं फ्रेंड्स, तो वो उतना ही ज़्यादा रिच, उतना ही हाई लेवल का व्यक्ति होगा, ऐसा वहाँ माना जाता है लद्दाख में। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। चांगपा जनजाति खास तरह की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पश्मीना ऊन के बारे में, ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और वीडियो को एक बार समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देख लेंगे। ठीक है। स्पीड हम बहुत धीरे करके चल रहे हैं, फिर भी आपको लगता है तो स्पीड आप स्लो कर सकते हैं और भी ज़्यादा। मिलती है। यह ऊंचाइयों पर भेड़ें पालते हैं। ठीक है। जिससे ऊन नरम व ज़्यादा हो सके। क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स? ऊंचाइयों पे रखते हैं भेड़ों को, ऊंची ऊंची जगह पे, उससे जो ऊन की क्वालिटी होती है, जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वो नरम रहती है। ठीक है। सॉफ्ट रहती है और ऊन ज़्यादा निकलती है भेड़ों के ऊपर से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चांगपा लोग अपना सामान घोड़ों व याक पर लेकर घूमते हैं। यह सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहाँ रुकना होता है वहाँ कुछ देर में यह अपना बहुत ही कम टाइम में अपना टेंट गाड़ लेते हैं।
इनके टेंट तिकोने होते हैं। फ्रेंड देखा आपने तिकोना, इस तरह का टेंट होता है इनका, इस तरह का इनका टेंट होता है। ठीक है, तिकोना, तिकोने आकार के होते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेबो के बारे में पूछा जाता है अक्सर, ध्यान रखेंगे। रेबो किसको कहते हैं? जो ये लोग हैं चांगपा जनजाति के, अपने जो टेंट गाड़ते हैं उसको रेबो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं, जिन्हें सील कर जोड़ लेते हैं। यह मजबूत गर्म होती है, जो तेज हवाओं से इनको बचाती है। ठीक है, कपड़ा बना लेते हैं इसका जोड़ के, याक के बाल से जोड़ के उसकी पट्टियाँ बनाते हैं और फिर उससे कपड़ा बना लेते हैं जोड़ के। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फ्रेंड्स, टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर टेंट लगाते हैं। डायरेक्ट ज़मीन पे ऐसी टेंट नहीं लगाते, थोड़ा 2-2.5 फीट का गड्ढा खोदते हैं, 2.5 फीट का। उसमें खोदने के बाद तब ये अपने टेंट वगैरह जो है लगाते हैं। ठीक है, रेबो फ्लैट के कमरे जितना बड़ा होता है। इनका जो टेंट है रेबो, वो कमरे के जितना बड़ा होता है। ठीक है, जो लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे बीच में खड़ा होता है, बीच में लकड़ी का बड़ा डंडा उसमें लगा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेबो के बीच में एक छिद्र होता है जो धुएं के निकलने के लिए होता है। जैसे खाना वगैरह अपना बनाएंगे तो धुआं उस छेद से निकल जाएगा। टेंट का डिजाइन 1000 वर्ष से भी पुराना है, जो चांगपा को ठंड से बचाता है। ठीक है, ठंड से कैसे बचते हैं? जब अपना टेंट लगाते हैं तो उसी का घर बना लेते हैं। मोटा रहता है वो काफ़ी, तो इनको ठंड उसमें नहीं लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा आपने। इतनी गर्मी होती है इसमें कि यदि हम 6 स्वेटर पहन लेंगे तब हमें इतनी गर्मी लगेगी। 6 स्वेटर की गर्मी के बराबर गर्मी होती है। ठीक है, यह पतली परंतु गर्म होती है। ये होती बहुत पतली है, देख के ऐसे लगेगा कि ये तो, इसमें तो सर्दी लगेगी, पर ऐसा नहीं है, होती बहुत गर्म है वो। पश्मीना ऊन देने वाली बकरियां 5000 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती हैं। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, जो पश्मीना ऊन है वो बकरियों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। फ्रेंड सोचिए, -40, अभी यहाँ टेम्परेचर 15 हो जाए या 20 हो जाए तो कितनी ठंड लगने लगती है, वहाँ -40 तक चला जाता है। इन बकरी के 6 बाल, इसको काट दीजिए, बकरी के 6 बाल बराबर हमारा 1 बाल। ठीक है, बकरी के 6 बाल के बराबर हमारा 1 बाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्मीना को हाथ से ही बुना जा सकता है। हाथ से ही बुनते हैं, मशीन से नहीं बुना जा सकता पश्मीना जो बनाते हैं शॉल। चलिए आगे देख लेते हैं। एक बुनकर 250 घंटे, 250 घंटे का क्या मतलब है? 10 दिन 10 घंटे। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 दाम 240, और ये 250 लिखा है, तो यानी 10 दिन 10 घंटे में पश्मीना शॉल बनता है। एक बुनकर 10 दिन 10 घंटे में एक पश्मीना शॉल बनाकर तैयार करता है। तो सोच लीजिए फ्रेंड्स, इतना जब टाइम लगता है तो कॉस्टली भी होगा शॉल, है ना? शॉल काफ़ी कॉस्टली होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लेखा। लेखा एक ऐसी जगह है जहाँ भेड़ बकरी को रखा जाता है। लेखा की दीवार पत्थर की बनी होती है। हर परिवार अपने भेड़ की पहचान के लिए खास चिन्ह बना देता है। ठीक है, सब भेड़ एक जैसी हैं कैसे पता चलेगा? तो उनके ऊपर कोई ये कुछ चिन्ह बना देते हैं। ठीक है, और लेखा किसको बोलते हैं? जहाँ भेड़ बकरी को रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ झूले झूले बोलकर स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हम किसी को, हमारे घर पे कोई आता है तो बोलते हैं आइए आपका स्वागत है, ठीक है, वेलकम। तो ये लोग झूले झूले बोलते हैं, इसका मतलब वेलकम होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। हाँ, स्किट पोपुल, ये लद्दाख का फ्रेंड्स एक गांव है। ठीक है, स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे शायद आपका, हाँ ये नया आ गया है सब टॉपिक, दादरा और नगर हवेली, ठीक है, और दमन और दीव के बारे में देख लेते हैं। दादरा गुजरात राज्य से घिरा है, ठीक है, और नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है।
याद रखेंगे फ्रेंड, दादरा गुजरात राज्य से घिरा हुआ है और नगर हवेली कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर। ठीक है, भाषा क्या है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की? तो फ्रेंड्स गुजरात है तो गुजराती भी होगी, महाराष्ट्र है तो मराठी भी होगी। ठीक है, पास में गोवा भी पड़ता है तो कोंकणी भी है और हिंदी भी वहाँ की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। महिलाओं की पारंपरिक पोशाक को लुगडेन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लुगडेन उनकी पोशाक को बोलते हैं। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक को ढोडिया बोलते हैं। ठीक है, और लोकप्रिय व्यंजन यहाँ वहाँ का उबादियू पड़ता है। ठीक है, और भी है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये व्यंजन भी वहाँ का लोकप्रिय है, उबादियू। ठीक है फ्रेंड्स, दमन और दीव चटाई बुनने के शिल्प के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ चटाई बुनते हैं लोग, दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव में चटाई बुनने का शिल्प कार्य किया जाता है। दमन और दीव के प्रचलित शिल्प कछुए के खोल से बने शिल्प और हाथी दांत पर नक्काशी है। कछुए का जो ऊपर वाला कवर होता है उससे भी कुछ शिल्प बनाते हैं और हाथी के दांत पर भी नक्काशी कुछ करके बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कछुए के खोल वाला। चलिए क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन है। आपका नागालैंड क्या है, स्टेट है, मिजोरम ये भी कट जाएगा, त्रिपुरा और झारखंड ये भी कट जाएगा, ये भी स्टेट है, झारखंड चंडीगढ़ ये भी स्टेट है। ठीक है, झारखंड स्टेट हो जाएगा आपका, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर यही आपके क्या हैं, यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या दिया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन और है इसमें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है, बताइए फ्रेंड्स। बांस की शिल्पकारी है दमन एवं दीव में, वर्ली चित्रकारी है, पत्थर की शिल्पकारी है, या फिर कछुए के कवच की शिल्पकारी है? बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की। ठीक है, कल बताया था ना। तो इसकी क्या हो जाएगी, दमन और दीव की कछुए के कवच की शिल्पकारी, अभी बताया ना लास्ट। बिल्कुल, कछुए के कवच की शिल्पकारी और हाथी के दांत पर नक्काशी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं। आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, इजीली आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आगे। अभी दिया है फ्रेंड जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के बारे में दिया गया है, पहला पॉइंट, कश्मीर की हर गली में बकरी दिखेगी। ये फ्रेंड्स इसको कर लेंगे बेकरी, ये टाइपिंग महोदय भी, बेकरी दिखेगी, वहाँ बेकरी बनी हुई है जगह जगह पे। ठीक है, तो कश्मीरी लोग क्या करते हैं, घर में रोटी बनाना पसंद नहीं करते, तो घर में रोटी ना बनाकर वहाँ से खरीदते हैं, कहाँ से, बेकरी से खरीदते हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर की सीमाएं कहाँ कहाँ से मिली हैं, पंजाब, ठीक है, हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख से, इस तरह से मिली हुई अभी बता देते हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है, JNK, ये लद्दाख है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पंजाब है, और यहाँ से मिली हुई है ये हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, ये लद्दाख और ये पंजाब, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, कश्मीर का राज्य पशु हंगुल, ठीक है, हंगुल है, ध्यान रखेंगे। आगे कर लेते हैं थोड़ा सा। राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। ठीक है, और कश्मीर की भाषा क्या है, कश्मीर की भाषा है डोंगरी। ठीक है, उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। कश्मीर का मुख्य परिधान है फिरन। ठीक है, आपने देखा भी होगा किस तरह का ढीला ढीला सा वस्त्र वो लोग पहनते हैं कश्मीरी लोग, उसे फिरन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पिक नहीं है PDF में, पिक्चर होती तो मैं आपको दिखाता अभी। वाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। ठीक है, वाजवान वहाँ की एक डिश है जिसे 36 व्यंजनों वाला पकवान कहते हैं। कश्मीर कहवा केसर चाय काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, केसर चाय को वहाँ कहवा कश्मीर में बोलते हैं,
और वो वहाँ की लोकप्रिय है। इसे क्या करते हैं, इसे इलायची और बादाम डालकर बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देख लेते हैं। डल झील कश्मीर की प्रसिद्ध झील है, आपने सुना होगा फ्रेंड्स डल झील के बारे में। ठीक है, यहाँ लोग नाव घर हाउस बोट में रहते हैं। ठीक है, बोट बना के उसी में घर बना देते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी हो सकती है। 80 फीट काफ़ी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 80 फीट का मतलब है लगभग आपका 4 बड़े बड़े रूम बन जाएंगे। ठीक है, इतनी लंबी बोट हो सकती है हाउस बोट। बीच से उनकी चौड़ाई 8 से 9 फीट तक होती है। ठीक है, लंबाई तो ज़्यादा होती है, बीच से चौड़ाई उनकी कम होती है, 8 से 9 फीट तक ओनली। शिकारा, शिकार लिखा गया, ये शिकारा है फ्रेंड्स। ठीक है, शिकारा एक खुली नाव है, नव लिखा गया, एक खुली नाव है, नाव, और इसको शिकारा कर लेंगे, जो चप्पू से चलाई जाती है। चप्पू समझते हैं ना फ्रेंड्स, नाव चलाते हैं, एक डंडा होता है और नीचे से थोड़ा फ्लैट होता है, और जिससे पानी को पीछे धकेलते हैं और नाव आगे चलती जाती है। तो शिकारा एक प्रकार की नाव है जो चप्पू से चलाई जाती है। डोंगा नाव झेलम नदी में और डल झील में मिलती है। डोंगा भी एक तरह की नाव है जो कहाँ मिलती है, झेलम नदी में और डल झील में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह घर की तरह लगती है। कई रूम्स बने होते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, और अंदर से लगती है बिल्कुल घर की तरह, जैसे घर है। ठीक है, इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, डोंगा नाव की जो छत पे डिजाइन बना होता है, ठीक है, रूफ पे, उसको क्या बोलते हैं, खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनगर में बहुत परिवार डोंगा में रहते हैं। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी फैमिलीज हैं जो डोंगा के अंदर ही रहते हैं। डल झील व झेलम नदी में इस तरह के डोंगे देखे जा सकते हैं। इस तरह के डोंगे देखे जा सकते हैं। ठीक है, मकान की तरह डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अभी बताया ना, डोंगे में भी रूम बने होते हैं अलग अलग, घर की तरह बिल्कुल। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं। ठीक है, और ढलान वाली छतें होती हैं। घरों पर मिट्टी की पुताई व लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं। तो कैसे कश्मीर के गांव में घर कैसे बनते हैं, पत्थर के। ठीक है, और छत कैसी बनाते हैं, ढलान वाली, स्लोप वाली। घरों पर मिट्टी की पुताई करते हैं और लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं। मिट्टी की पुताई समझते हैं ना, मिट्टी से उसको लिपाई पुताई कर देते हैं। पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियाँ किस तरह की होती हैं फ्रेंड्स, वहाँ जो दीवार में बाहर की ओर थोड़ा उभरी हुई निकली हुई होती हैं वो। ठीक है, जो दीवार पर निकली होती हैं, इन्हें डैब कहा जाता है। किसको, इन खिड़कियों को। जो विशेष प्रकार की खिड़की होती हैं, बाहर निकली होती हैं, इनको डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है, इन पर सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पुराने घर पत्थर, ईंट, लकड़ी के बने होते हैं। घर के दरवाजे खिड़की पर डिजाइनदार चाप बने होते हैं, जिनको मेहराब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चाप समझते हैं ना, चाप इस तरह से डिजाइनदार चाप बने होते हैं दरवाजे और खिड़कियों पर, जिनको मेहराब बोलते हैं। कुछ घर पत्थर मिट्टी के बने होते हैं, पत्थर और मिट्टी से, जिनमें सर्दियों के महीने में कौन रहता है, केवल बकरवाल। फ्रेंड्स, जो मिट्टी का मकान होता है, घर बना होता है, उसमें ठंड लगती है, इसलिए केवल बकरवाल उनमें रहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। बकरवाल, हाँ, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है अक्सर। कश्मीर में सरसों के तेल में, और गोवा में, देखो दिया है, गोवा में कोकोनट तेल, नारियल के तेल में पका हुआ खाना खाते हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चार चिनारी पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है, श्रीनगर में स्थित है। याद रखेंगे, चार चिनारी पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर में टूरिस्ट हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं। हाउस बोट अभी पढ़ा था ना हमने टॉपिक पीछे, लंबी लंबी बोट होती है। ठीक है, रूम बने होते हैं उसमें 80 फीट तक की, तो उसमें जो टूरिस्ट जाते हैं हाउस बोट में रहना पसंद करते हैं, होटल का काम करती है। चलिए अब क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं, बताइए फ्रेंड्स। लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल,
सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। बताइए यातायात के साधन के रूप में नाव का कहाँ प्रयोग करते हैं? फ्रेंड्स दिल्ली में तो नहीं करते, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका सिक्किम और दार्जिलिंग में भी नहीं करती, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, कारगिल में भी आप नहीं करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? कश्मीर में करते हैं और केरल में करते हैं। ठीक है, केरल में भी यूज़ करते हैं ना नाव का, और कश्मीर में भी करते हैं। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स यहीं पे, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बताइए फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या हमें? आप खुद से पिक कर देंगे। इसके ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मिजोरम। फ्रेंड्स बिहार में तो था नहीं, ना मिजोरम में था। ठीक है, 2 ही ऑप्शन थे आपके। तो क्या बताया था? सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, और नारियल का तेल पूछता है तो गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है फ्रेंड्स। अब आ जाता है अपना उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश इसलिए कहा है हमने क्योंकि हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, देख लेते हैं। इसकी सीमाएं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है। यूपी की सीमा। ठीक है, प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, राज्य पक्षी सारस या क्रोंच भी बोलते हैं, और राज्य वृक्ष क्या है? सीता अशोक। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक सुना है ना, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो कथक उसमें से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। फ्रेंड्स मैंने भी केवल पढ़ा है और सुना है, अभी तक पता नहीं है किस तरह से सब्ज़ी बनती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे, और आप भी कीजिएगा और बताइएगा किस तरह की सब्ज़ी बनती है और कैसी लगती है खाने में। ठीक है फ्रेंड्स, हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए लाइफ में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ा होगा आपने, ये आपके हिस्ट्री में भी टॉपिक है ये। तो कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। वहाँ परफ्यूम, सेंट वगैरह ये बनाए जाते हैं। फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। क्या बनाया जाता है? इत्र बनता है। ठीक है, गुलाब जल बनता है, केवड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, वाराणसी जरी कढ़ाई के लिए फेमस है। ठीक है, जरी की जो कढ़ाई होती है उसके लिए वाराणसी फेमस है। चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है जरी शब्द का प्रयोग? चांदी और सोने की धातु से कढ़ाई जो की जाती है। ठीक है, जरी का क्या मतलब है? जरदोजी के नाम से जाने जाने वाली कढ़ाई की तकनीक है। ठीक है, क्या है जरी? जरदोजी के नाम से जानी जाने वाली कढ़ाई तकनीक को जरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन इंक्लूड किया है हमने आपके लिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लें क्या? ठीक है। महाराष्ट्र के लोगों का नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूल की सब्जी पसंद है। फ्रेंड्स ये तो हमने अभी बताया आपको, ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, और महाराष्ट्र के बारे में शायद हमने पहले बताया होगा आपको, नहीं बताया होगा तो अभी ये टॉपिक शायद छूटा हुआ है आपका, इंक्लूड कर देंगे। तो महाराष्ट्र में लोग सहजन के फूलों के पकोड़े खाते हैं। लेकिन क्या फ्रेंड्स केले के फूलों की सब्जी खाते हैं जम्मू कश्मीर में? नहीं। कहाँ खाते हैं? केरल में। तो ये वाला ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या दिया है आपके आंसर। ऑप्शन बी दिया गया है, केवल सी दिया गया है। आगे देख लेते हैं। ठीक है, ए और बी दिया गया है और सी दिया गया है, तो कौन कौन सा राइट हो जाएगा? केवल बी गलत है, तो ए और सी इसका ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से और आपको सेशन को करने में, क्लास को करने में पूरा ही आनंद आ रहा होगा। ठीक है, थ्योरी भी कर रहे हैं और साथ के साथ क्वेश्चंस भी हम करके चल रहे हैं। तो आप क्वेश्चन इजीली टिक कर पा रहे हैं। इजीली जब क्वेश्चन टिक कर पा रहे हैं तो मतलब आपकी थ्योरी एकदम से पक्की है। ठीक है, आपका रिवीजन और आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रही है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, बताइए। जरदोजी, तोड़ा, फुलवारी, एकांथा, बताइए। अभी बताया था फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, लाइव चल रही है वीडियो, कमेंट करते रहिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जरदोजी। अभी बताया था ना, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला को क्या बोलते हैं? जरदोजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी फ्रेंड्स इंक्लूड किया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा, थोड़ा बड़ा। ठीक है, कन्नौज शहर इत्र के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है, ठीक है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात या महाराष्ट्र। बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। जो लोग कन्नौज के राज्य से हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग बाहर से हैं उनको हो सकता है ना पता हो। तो बताइए, अभी हमने बताया भी है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट करते रहिए फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? कहाँ बताया था? यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इत्र, ठीक है, केवड़ा, गुलाब जल के लिए फेमस है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया। पता है फ्रेंड्स आपको वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया में क्या होता है? बताइए, किसी को पता है तो। घड़ा देखा फ्रेंड्स आपने पानी का? ठीक है, देखा है ना, उसमें बाहर, घड़े के बाहर पानी की बूंदे बूंदे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो इसी का उदाहरण है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया। ठीक है, वाष्पन हो जाता है जल का और उसी की वजह से जो अंदर जल होता है मटके के, वो ठंडा हो जाता है। वाष्पन के कारण ही मटके का जल ठंडा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, इसमें थ्योरी हमने कुछ नहीं देखा, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन ऐड किया है, देख लेते हैं। ठीक है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है। जो वाष्पन के कारण शीतल करने की जो प्रक्रिया होती है, जल को या किसी चीज़ को ठंडा करने की प्रक्रिया होती है, धीमी हो जाती है। कब? जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, बताइए, बढ़ता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है, या फिर बढ़ता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहने की चाल कम होती है, घटता है और वायु के बहने की चाल अधिक होती है। बताइए, शीतलन की प्रक्रिया कब ज़्यादा होती है फ्रेंड्स? जब हवा ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा बहेगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। धीमी कब होगी? जब वायु के बहने की चाल कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिक वाले ऑप्शन कट जाएंगे, ये वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए फ्रेंड्स। खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। ठीक है, अधिक होगा तो जल का शीतलन जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा है? धीमी कब होती है? जब क्षेत्रफल घट जाएगा, जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घट जाएगा तो शीतलन की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी। तो यानी बढ़ता वाला ऑप्शन काट देंगे हम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी कट जाएगा। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर 3 बचता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछा है धीमी कब होती है, कभी आप उल्टा समझ लो और गलत कर दोगे। ठीक है, धीमी कब होगी? जब क्षेत्रफल, पृष्ठ का जब क्षेत्रफल है कम हो जाएगा और वायु के चलने की जो गति है वो कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। फ्रेंड्स एक बार और बोल देता हूँ, आपके ध्यान नहीं रहता है, जो लोग चैनल पर नए हैं, ठीक है, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और रिलेटिव से भी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी टॉपिक आ गया है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल के बारे में देख लेते हैं। कौन थी बछेंद्री पाल?
बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है, क्या किया था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह की थी। ठीक है, भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। भारत की पहली और विश्व की 5वीं थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली थी? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। ठीक है, गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इनके गाइडर कौन थे? इनके कोच गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, और 23 मई ये डेट है फ्रेंड्स जब इन्होंने झंडा गाड़ दिया था ऊंचाई पर, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने झंडा गाड़ दिया था। 23 मई 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह की थी, वहाँ पर झंडा गाड़ दिया था। ठीक है, नेपाल में सागर माथा। फ्रेंड्स आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो होता है हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हिमालय की चोटी को माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, और सागर नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा। ठीक है, वहीं हमने आपको ज्योग्राफी की क्लासेस में बताया, ये बहुत बार 10 बार को कम से कम बता चुके। चीन में क्या बोलते हैं बताइए? चेमा लुम्मा। चेमा लुम्मा, चीन में माउंट एवरेस्ट की चोटी को बोलते हैं चेमा लुम्मा। क्लियर है फ्रेंड्स? आगे चले चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंक्लूड किया है हमने और आप आशा करते हैं कि आप एकदम से टिक कर देंगे आंसर। वह तिथि या दिनांक जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा है, बताइए। 23 मई 1984, 23 मई 1989, 25 मई 1984, 25 मई 1989। फ्रेंड्स 25 मई तो था नहीं, 23 तारीख थी, 23 मई। 1984 था कि 89 था? 1984 था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स? मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स सेशन को करने में? आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स लगभग आपका ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट की क्लास और बची है, देख लेते हैं वो भी। स्तनधारी सरीसृप एवं कीट के बारे में बताया गया है, यानी कि मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स। रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, और स्तनधारी मैमल्स जैसे कि हम। ठीक है, मैमल्स कौन लोग होते हैं? हम लोग जो बच्चा देते हैं। ठीक है, जैसे ब्लू व्हेल हो गई, मनुष्य हो गया, ठीक है, गाय, भैंस, ठीक है, बकरी जो बच्चा देती है उनको मैमल बोलते हैं। स्तनधारी मैमल्स जो दूध पिलाते हैं। ठीक है, दूध किसको पिलाएंगे? बच्चे को ही पिलाएंगे ऑब्वियसली। कुछ प्रजातियों को छोड़कर लगभग सभी स्तनधारी जंतु बच्चा देते हैं। फ्रेंड्स मोस्टली जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, वो बच्चा ही देते हैं, कुछ को छोड़ के केवल कुछ ही हैं जो अंडा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। सरीसृप रेप्टाइल्स सरक कर चलते हैं, अभी बताया था ना। सरीसृप किसे बोलते हैं? रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि छिपकली। ठीक है फ्रेंड्स, सांप, ये किस में आते हैं? केंचुआ सरीसृप में आते हैं। क्लियर? कीट, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, इनको कीट बोलते हैं, मक्खी को, मच्छर को और मधुमक्खी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ अभी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, व्हेल, मेंढक, कबूतर या फिर छिपकली। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स फटाफट। फ्रेंड्स छिपकली तो हमने आपको अभी बताया है, रेप्टाइल्स हो जाएगा। यहाँ पूछा है स्तनधारी यानी कि मैमल्स पूछा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए फटाफट। व्हेल, 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 तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देख लेते हैं। हमने आई थिंक 15 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, थ्योरी प्लस 15 क्वेश्चंस। देख लेते हैं कितना दिया है। उल्लू, ओके, उल्लू के बारे में दिया गया है। फ्रेंड्स उल्लू के बारे में थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, कल की क्लास में और थोड़ा सा उल्लू के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। गर्दन पीछे तक घूम जाती है उल्लू की, ठीक है,
आंखें इंसान की तरह होती हैं। इंसान की तरह मतलब आप अपना चेहरा शीशे में देखिए, ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, तो आपकी आंखें कैसी होती हैं, सामने की तरफ, बिल्कुल जैसी आपकी आंखें होती हैं वैसी ही उल्लू की आंखें होती हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपको साइड में देखना होता है तो आप खड़े खड़े ही आंख को घुमा देते हैं, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में ये नहीं होता, पक्षी अपनी गर्दन को घुमाते हैं देखने के लिए, ठीक है, इसलिए इनकी गर्दन फ्लेक्सिबल होती है, घूमती है। चलिए आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन दिया है इसके बारे में, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, थोड़ा और छोटा, ठीक है, ठीक है। अभी रीता ने, क्वेश्चन नंबर 13, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। इसके सिर के समान हैं, बिल्कुल मेरे समान। इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान, ठीक है। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कबूतर, गोरैया, उल्लू या फिर कौवा। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। अभी बताया था ना आपको कि उल्लू की आंखें कैसी होती हैं, बिल्कुल मनुष्य की तरह, यानी कि हमारी तरह, और रीता ही बात कर रही है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उल्लू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फ्रेंड्स आप सब ने सुना होगा, कहते हैं उल्लू की लकड़ी, उल्लू दिख गया मतलब आज कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए हमने उल्लू का फोटो नहीं लगाया है पता चला हमारा ही काम बिगड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नहीं फ्रेंड्स, टॉपिक आ गया है यहाँ, पक्षी की आंखें। फ्रेंड्स पक्षी की आंखें के बारे में भी हमने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आंखें स्थिर होती हैं, स्थिर होती हैं आंखें, अभी बताया ना, तो आंखों को घुमा नहीं सकते, इसलिए गर्दन को घुमाते हैं पूरी। आंखें सिर से बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, सर छोटा सा होता है और आंखें बड़ी होती हैं, ठीक है। इधर उधर देखने के लिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ठीक है, जब उन्हें देखना होता है इधर उधर, इसलिए उनका सर भी हिलता है, क्योंकि गर्दन उनको घुमानी पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, ये बिल्कुल सही बात है, बताया था ना, आंखें उनकी स्थिर होती हैं, घूमती नहीं हैं, ठीक है, इसलिए वो सर को कई बार हिलाते हैं। यह एक अनैच्छिक क्रिया है, ऐसा भी कुछ नहीं है, साथी को आकर्षित करने के लिए, यानी कोई पक्षी है तो अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए ऐसा भी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन बचा होगा। फ्रेंड्स भारत के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान कुछ दिए गए हैं, तो पढ़ लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, पढ़ रखा होगा आपने। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि एशियाटिक बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, कहाँ पड़ता है, असम में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ और दिया गया है, ठीक है। केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स एक ही नाम है, केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है, पक्षियों के लिए फेमस है, तो इसको केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है आपका राजस्थान में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ये पड़ता है आपका मणिपुर में, ठीक है। फ्रेंड्स ये बहुत ही फेमस है, और ये वाला क्वेश्चन, इस पॉइंट से क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में सैकड़ों बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, केबुल लामजाओ के बारे में। कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मणिपुर में, ठीक है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हरियाणा में आपकी, ठीक है। क्लियर है? तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के ऊपर हमने बनाया हुआ है, बनाया गया पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, लगता है छोटा करना पड़ेगा, आएगा नहीं यहाँ पे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स, और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, एक तरफ दिया गया है भारत के राज्य और दूसरी, एक तरफ दिया गया है नेशनल पार्क और दूसरी तरफ भारत के राज्य, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लें कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 70% कर लेते हैं, ठीक है, अभी दिख रहा है इजीली। ओके, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? बताइए फ्रेंड, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है? जिम कॉर्बेट पड़ता है आपका असम में, यानी कि असम में नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 आपका। काजीरंगा का, सॉरी गलत हो गया फ्रेंड्स, असम में नहीं, जिम कॉर्बेट पड़ता है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उत्तराखंड। एक सेकंड, जिम कॉर्बेट पड़ता है फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड में, ठीक है। काजीरंगा पड़ता है आपका असम में, रणथंबोर पड़ता है आपका राजस्थान में, और गिर पड़ता है आपका गुजरात में। यानी कि जिम कॉर्बेट 2 नंबर पहले आएगा, ठीक है। फिर काजीरंगा असम 1 नंबर पहले आएगा, ठीक है। रणथंबोर आपका राजस्थान, यानी कि 4 नंबर आएगा उसके बाद, और गिर आपका गुजरात में, यानी कि 3 नंबर आएगा। 2 1 4 3 देख लीजिए कहाँ लिखा है, 2 1 4 3 फ्रेंड्स, थोड़ा सा बड़ा कर दें क्या? ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है आपका 2 1 4 3, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आई होगी फ्रेंड्स। थ्योरी के साथ जो हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आपने एक बार ध्यान से वीडियो को देख लिया या 2 बार, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाया है, और EVS में बहुत ही अच्छा आप स्कोर इससे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने भी इसी को पढ़ के ये CTET का एग्ज़ाम दिया था 2021 में, और मेरा प्राइमरी क्लियर भी हो गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेशन यदि आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सेशन को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और एक कमेंट सेशन के लास्ट में आपको ज़रूर करना है फ्रेंड्स, उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।